4 दिन बड़े अहम है, उनकी जान को खतरा है। मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी भी की। यार ये फैमिली बड़ी जालिम है यार। ये अवार्ड मेरे लिए है और मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए है। बाबर के अलावा आपके पास कोई इस वक्त चॉइस नहीं है। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि पर्ची नहीं है, नेपोटिज्म नहीं है सर? लिबरल में फाइनेंशियली गेन्स हो सकती हैं, शादी वगैरह की भी चांसेस काफ़ी हद तक है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग तलहा। आपको भी गुड मॉर्निंग, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मुझे अपना सेट बहुत अच्छा सा लग रहा है। सहरा में जब बारिश होती है तो हरियाली आती है, और ऐसी हरियाली आया और सुबह सुबह जब आप ग्रीन देखें तो वैसे ही आप रिफ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारी आइज़ को बहुत फैसिनेट करता है, हमें रिलैक्स करता है। इसलिए कहते हैं कि सुबह की मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है, और सुबह सुबह आप घास पे चलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको ग्रीन अल्लाह की कुदरत है, और गुंबद खिजरा का रंग भी हमारा ग्रीन है, तो इसकी वजह से हमें बड़ा प्यार है ग्रीन से, और आंखों को जो सुकून और इत्मीनान मिलता है ग्रीन से, वो किसी और कलर से मुझे तो एटलीस्ट नहीं मिलता। नहीं, वो किसी को भी नहीं मिलता होगा, मुझे भी एटलीस्ट नहीं मिलता। लेकिन तरह मैं सुबह सुबह सोच रही थी ऐसे कल बैठे हुए थे कुछ लोगों में, तो ऐसे मैंने नोट की ये चीज़ कि हमारे यहाँ शो ऑफ कितना ज़्यादा बढ़ गया है। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड वी लिव इन, बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। असल में देखिए, अगर देखा जाए, अगर हम थोड़ी सी पुरानी सकाफत में अपने चले जाएं तो अदब भी कई तरह के होते हैं ना। एक अदब होता है कि एक तहजीब होती है हमारी। अदब में एक अगर आप कहें, आप लहजे की बात करें, अपने अखलाक की बात करें, तो उससे भी अदब झलकता है। अदब आदाब, आपकी परवरिश से आपका अखलाक मालूम पड़ता है कि आप किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका क्या रहन सहन है और किस बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं। एग्जैक्टली, आपके बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करता है। एंड देन सेकंड अदब जो होता है वो आपकी सलीका मंदी होती है, आपके जो घर में रहने सहने का तरीका होता है, आपका सारा सामान समेट के रखने का, बिखेरने का नहीं। ये जो हमारा सलीका होता है, कहते हैं कि सलीका मंदी से काम करो। किचन में हम काम करते हैं या हम अपनी चीज़ों को सही तरीके से रखते हैं, तो उसमें भी सलीका मंदी झलकती है, वो भी अदब होता है। कहते हैं ना कि लड़की सुघड़ है। और एक इन तमाम आदाब जितने भी हमने अभी आपको बताया, उससे भी एक बड़ा अदब होता है तलहा। वो क्या? वो ये है कि आप किसी भी गमगीन शख्स के सामने, किसी भी कोई ज़रूरतमंद हो, किसी और शख्स के सामने अपनी बड़ाई ना करें, अपनी खुशी का इजहार ना करें। अगर आप इराक़ के शहर से आप बहुत ज़्यादा, आपका गठजोड़ है, आपका ताल्लुक बहुत ज़्यादा है, तो आप अगर ये बात कहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि इराक़ के शहर अगर आप चाहें तो। इसको मैं शायद इस तरह एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि नबी करीम आका दो जहाँ रहमतुल लिल आलमीन वजाह तख्लीक कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप किसी महफिल में जाते हैं और लेट से कि आपने कुछ खाया है, आपने बड़ी कोई अच्छी चीज़ खाई है, और आप वहाँ जाके एकदम से सबके सामने कह देते हैं कि मैं इतनी मज़े की चीज़ खा के आया हूँ, और उनमें से कोई शख्स है जो भूखा है और उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि हाय काश मुझे भी ये चीज़ खाने को मिल जाती, तो जो आपके पेट में वो खाना होगा ना, वो आग बन जाएगा। तो इसीलिए कभी भी इस तरह वर्दा ने खुशी की बात की, मैंने आपको एक खाने का एग्जाम्पल दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, तो हमेशा सोच समझ के अल्फाज का चुनाव और देख करके आप कहाँ बैठे हुए हैं, किसके साथ बैठे हुए हैं, किस सूरत हाल में वो हो सकते हैं, फिर अपनी बात किया करें। इसलिए कहते हैं कि शो ऑफ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, अपनी चीज़ों का दिखावा किसी के सामने ना करें, किसी से उसकी दिल आज़ारी हो। ये तो थी हमारी आज की अच्छी बात, कोट ऑफ द डे, और नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड तैयार, 26 नवंबर का इंतजार, खिलाड़ियों की तमाम तैयारियां मुकम्मल। खान साहब रावलपिंडी पहुंचकर धरने की कॉल देंगे। फीफा में एक्वाडोर के बाद इंग्लैंड और नीदरलैंड का भी फातिहाना आगाज। शायकीन को मेसी के एक्शन का है इंतजार। अर्जेंटीना आज सऊदी अरब के मद्दे मुकाबिल होगा, मैक्सिको पोलैंड से टकराएगा और डेनमार्क तुनीजिया के आमने सामने होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी सकाफत के रंग, ठट्टा की मदीहा, यूथ सफीर बनकर कतर पहुंच गई। आज दुनिया बोल है कि मेहमान बनेंगी। और कराची में पटाखा राइस प्लेटर की धूम, जो खाता है दीवाना हो जाता है। इस नई डिश में नया क्या है, आज जानेंगे।
ये तो मुझे भी वरदा जानना ये था। पटाखा, तो आप तो शेफ हैं, आपके ज्यादा कौन पटाखे को समझ सकता होगा? इसलिए मैं छूटती गई, तो मुझे भी जानना है तला के पटाखा राइस है क्या, या तो ये बहुत स्पाइसी फ्लेवरफुल होंगे कि बहुत स्पाइस होगा इसके अंदर इसलिए पटाखा है, या फिर ऐसा ना हो कि इसमें कुछ जरूरत से ज्यादा ही मेरे ख्याल से इसमें मैजिक पॉप्स डाल दिए हैं, वो है। नहीं बच्चे मुंह में डालते हैं, टक 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 की आवाजें आती हैं, तो मेरे ख्याल से राइस के अंदर थोड़े से मैजिक पॉप्स मुंह में डालोगे, टक 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 की आवाजें, पटाखा शुरू। लेट्स सी, ये तो वैसे आजकल बहुत नई ट्रेंड चल गया था, कोई भी नई चीज डिश फेमस हो जाती है, कुछ भी आप उसका नाम दे देते हैं और वो एकदम से वायरल हो जाती है और टॉप ट्रेंड बन जाता है। वैसे आपकी फेवरेट डिश का नाम कोई स्पेशल आपने सोचा है, अपना रेस्टोरेंट खोलने वाली है पाकिस्तान में? अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता था, ये मुझे ही पता चला आज। ये सीक्रेट्स खोलेंगे एक दिन अपने। इंशाल्लाह मैं सीक्रेट्स रिवील करूंगी अपने, लेकिन फिलहाल आप रखिएगा धमाका। हाँ, धमाका राइस, तहलका राइस, बॉम्ब राइस, हटो बच्चों राइस। मैं तलाश जरूर कंसल्ट करूंगी अपने जब मेन्यू बनाऊंगी तो उसके नाम रखने के लिए, ताकि लोग मेन्यू से ही फैसिनेट होके जरूर आएंगे, ट्राई करेंगे। लेकिन फिलहाल जो टॉप ट्रेंड कर रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे वो है फीफा वर्ल्ड कप। और फीफा वर्ल्ड कप क्यों ट्रेंड कर रहा है हम सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। फीफा वर्ल्ड कप का जो क्रेज़ है वो सर चढ़ कर बोल रहा है, और कल से अब तक 14,23,000 से ज़ायद सार्फिन फीफा वर्ल्ड कप पे ट्वीट कर चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता रोज़ जो मैच था ईरान और इंग्लैंड के दरमियान, वो काफ़ी अच्छा मैच भी हुआ, मज़ा भी आया, बहुत सारे गोल्स भी हुए। इंग्लैंड ने यकीनन शिकस्त से 2-4 किया ईरान को, लेकिन इंग्लिश फैंस, फुटबॉल के जो जितने भी फैंस हैं, जितने भी शायकीन हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अग्रेसिव से कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा कहते हैं हार जाएं तो फिर शोर मचाते हैं, आग लगा देते हैं। इंग्लिश फैंस बड़े अग्रेसिव होते हैं, शिद्दती होते हैं। और गुज़िश्ता रोज़ जो है मैच जब वो जीत गए तो फिर उन्होंने पार्टी भी की कतर में। फिर कतर में क्या हुआ, उनको बियर नहीं मिल रही थी, फिर वो शेखों के एक शेख था, उसका एक बच्चा था प्रिंस, उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ के चले गए, उनकी वीडियो भी वायरल हुई, और बहुत सारी और भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं वर्दा। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं। हम गेट बेल का जिक्र करेंगे, वो भी टॉप ट्रेंड कर रहे हैं कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने, बहुत अच्छा खेला, और उनके डेब्यू था पहला वर्ल्ड कप का फीफा का, और उसी में उन्होंने जो गोल मारा तो सबको अपना फैन कर लिया। वैसे ही उनके फैंस बहुत ज़्यादा चाहने वाले थे और सब टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, आप देख भी सकते हैं, ट्वीट्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर। और इसके साथ साथ और क्या ट्रेंड कर रहा है ताला? फवाद आलम भी ट्रेंड कर रहे हैं। जी, फवाद आलम बहुत ट्रेंड कर रहे हैं आजकल। क्या वजह है इसकी? वैसे इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तानी कौमी स्क्वाड में यकीनन फवाद आलम को ड्रॉप करने के बाद काफी सारे उनके फैंस निकल आए हैं, कह रहे हैं ये क्या किया आपने, इनको तो लेना चाहिए था। खफा हुए हैं वो लोग, इसलिए जो है वो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। टीम जब भी सिलेक्ट होती है ना, यही होता है, कहते हैं जी नेपोटिज्म है, पर्ची लगी है, अपने अपने बंदों को रखा गया है और पार्टियां भुगताई गई हैं। फेवरेटिज्म होता है बेसिकली, और जब कहते हैं कि हमारी मर्जी की टीम बन गई तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी टीम सेलेक्ट हुई है, जब नहीं होता तो कहते हैं कि जी पर्ची लगी है। खैर, ये इंसान किसी भी हाल में, लेकिन वो अनफिट है बेचारा, फिर भी जो है ना उसके शायकीन उसके साथ देने के लिए खड़े हुए हैं और आवाज उठा रहे हैं कि यार अनफिट है तो क्या हुआ, टीम में ले लो। अनफिट है और खेलेंगे तो फिर वही होगा जैसे शाहीन शाह अफरीदी का हुआ था, एक कैच पकड़ने के बाद फिर दोबारा से अनफिट होकर मैच छोड़ के जाना पड़ा था उनको। हाय, ये फिटनेस के मसाइल हमारी क्रिकेट टीम के चलते ही रहेंगे, लेकिन आई पर्सनली थिंक पीसीबी को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। रमीज राजा से जो तवक्कुआत, उम्मीदें पाकिस्तानी कौम की थी कि वो पीसीबी को कहां से कहां लेके जाएंगे बीइंग लेजेंड क्रिकेटर, वो पूरी नहीं हुई हैं। वाज़े हो गया कि वो भी शायद इन ऑर्गेनाइजेशंस की सियासत का शिकार हो गए हैं और बुराइयां ख़त्म नहीं कर पाए। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान में उलझी हुई सियासी सूरत हाल का क्या सूरत हाल। जो पाकिस्तान की उलझी हुई सियासत थी वो लग रहा है अब किसी हद तक सुलझती हुई नज़र आ रही है। आगे क्या होने वाला था या क्या होने जा रहा है, कम से कम अब ये तो क्लियर होता नज़र आ रहा है। ताला कि एक तरफ हुकूमत ने अहम तैनाती पर अपना मौक़िफ़ दे दिया है और वाज़े कर दिया है कि 3 दिन में ये अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, और दूसरी तरफ आज़ादी मार्च, रावलपिंडी, एंट्री, धरना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली पर भी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई हैं स्लोली। मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ वर्दा कि क्या मुल्क की एक अहम तैनाती क्लैरिटी कैसे लेकर आ रही है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं, शेख रशीद अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? अहम तैनाती के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने भी वाज़ेह पैगाम दे दिया है, 2-3 दिन में मसला हल हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप कैसे देख रहे हैं सर? बड़ी ही पेचीदा और बड़ी अहम सूरत हाल है, क्योंकि जब तक तैनाती का मसला तय नहीं होता उस वक्त तक सियासी अदम इस्तेकाम है। और शेख साहब, इतना डिले क्यों समरी मूव करने में? सर जी, आज आप देखें, आज मीडिया फ्रंट पेज में राना सनाउल्लाह का बयान लगा है कि बगैर समरी के भी तैनाती हम कर सकते हैं। एक्चुअली यस, ये बड़ा ही अलार्मिंग है, और इसका मतलब है कि मामलात इतने ठीक नहीं जितने बताए जा रहे थे। और
एक एक लम्हा अहम है, एक एक दिन अहम है। और कोई 3 दिन का फैसला होता है तो वो भी अहम है, अगर 5 दिन में होता है तो वो भी अहम है। बाकी फैसला तो इन्हीं 5 दिनों में होना है। लेकिन इस तैनाती को जितना ज़ेरे बहस लाया गया है और जितना सियासत का महवर बना दिया गया है, वो कोई इतनी खुश आइंद बात नहीं। और जिस तरीके से सर वो गुज़िश्ता रोज़ इसाक डार साहब ने भी एक्शन लिया है, BBC पर भी खबर शाया हो गई कि हमारे सिटिंग आर्मी चीफ की फैमिली के जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं FBR से, वेल्थ स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट्स, उसके ऊपर सर क्या कहेंगे आप? सर ये खुद ही लीक करते हैं और खुद ही फिर ये लीक करना भी इस बात की निशानदेही करता है कि हालात इतने ठीक नहीं जितने बताए जा रहे हैं। तो मैं इस पर ज्यादा तबसरा नहीं करता, लेकिन मेरे नजदीक ये 3-4 दिन बड़े अहम है, बहुत अहम। और ये वही लोग लीक करते हैं जो बाद में तफ्तीश और तहकीकात का हुक्म जारी करते हैं। शेख साहब, 26 नवंबर का सरप्राइज यही धरना था या मजीद सरप्राइज आना बाकी है अभी? मुझे नहीं मालूम, उसने मेरी कल उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन मेरे साथ ना उन्होंने धरने की बात की है ना सरप्राइज की बात की है। ये जरूर कहा है कि दिन की रोशनी में जलसे को या जो इज्तिमा है उसको सही। अच्छा शेख साहब, खान साहब का कहना है कि मेरे ऊपर दोबारा से हमला किया जा सकता है, फिर हमला किया जा सकता है, तो क्या कोई थ्रेट आई है, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट है आप लोगों के पास जिसके तहत कहा जा रहा है? इमरान खान को के भी रास्ते हैं और उस तक भी पैगामात और ऐसी चीजें पहुंचती हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उसको कत्ल करने का मंसूबा था जो नाकाम हुआ है। लेकिन वो अभी तक खतरे में है, उनकी जान को खतरा है, क्योंकि लोग 13 पार्टियों की तरफ नहीं देख रहे। और तो इस खतरे के साथ निकलना धरने के लिए क्या सेफ होगा खान साहब के लिए? वो धरने में तो खुद नहीं आ रहे, वो लॉन्ग मार्च में खुद नहीं आ रहे, वो फैजाबाद में बराह रास्त पहुंचे। शेख साहब, सियासी हालात की वजह से मुल्क के मुआशी हालात बिल्कुल तबाह हाली का शिकार हैं। हम कब तक अपने पैरों पे खड़े होते हुए आपको नजर आ रहे हैं, खड़े होंगे भी नहीं? बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। माशी सूरत हाल इंतहाई गंभीर है और इतनी गंभीर है कि पता नहीं ठीक भी हो पाएगी कि नहीं। दिवालिया के बिल्कुल हम बॉर्डर लाइन पे हैं और छाती दिवालिया को किसी वक्त धागे को लग सकती। शेख साहब, आपकी क्या तैयारियां हैं रावलपिंडी लॉन्ग मार्च के आने की? हम लाल हवेली से निकलेंगे जी। आज हमने मीटिंग बुलाई है 2 बजे और लाल हवेली से निकलेंगे और कमेटी चौक हमारा मेन मरकज है लाल हवेली का, वहाँ से हम एक इस्तेजाजी रैली करेंगे और वहाँ से जाएंगे फैजाबाद की तरफ। और सर, अब क्या आपको उम्मीद है कि लॉन्ग मार्च अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा? एक्सपेक्टेशंस हैं, तवक्कुआत हैं सर आपकी? मैं इससे भी आगे देख रहा हूँ, क्योंकि मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क बैठ गया है और सबको बैठकर इसका हल तलाश करना है। और हल जो है वो इलेक्शन ही है, 2 महीने आगे क्या और 2 सर मुल्क की खातिर सब बैठने को तैयार ही नहीं है ना शेख साहब? मेरा ख्याल है 1-2 दिन के हालात बड़े बदले हुए हैं। जो भी नया आर्मी चीफ आएगा वो इनके कंधों पे नहीं उठाएगा और मुल्क को सलामती और इलेक्शन जो कि वाहिद है उसकी तरफ लेकर जाए। अगर इलेक्शन की डेट नहीं आती है शेख साहब, हुकूमत नहीं देती है, तो क्या ऑप्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? क्या करेंगे धरने के अलावा? धरना कितने दिन दे देंगे? 4 दिन, 5 दिन, महीना, 2 महीना? उसके आगे कोई ऑप्शंस है? मेरा ख्याल है कि जिनको जो हुक्मरान है उनको भी समझ आ गई है कि हुकूमत उनसे चल नहीं सकती और ये कब्रिस्तान जो सियासी बनने जा रहा है CDM का, उसको मुर्दा दफन ना ही हो तो अभी बाहर ही रख लें और कोल्ड स्टोरेज में रख लें। और ये वेंटिलेटर पर लगी हुकूमत जो है वो भी इस बात पे सोच रही है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। मसला सिर्फ आके रुक गया है कि ये केयर टेकर की हुकूमत की मुद्दत ज्यादा मांग रहे हैं। ये मसला है एक जो कल परसों से जारी है। राइट। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद हमारे साथ मौजूद थे और 3 उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं। एक तो ये कि अगले 4 अहम है, नए आर्मी चीफ के लिए बड़ा चैलेंज होगा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टर्मोइल को ख़त्म करना, और साथ साथ यकीनन इलेक्शंस की बात उन्होंने कर दी है कि जो केयर टेकर सेटअप है वो ज़्यादा टाइम मांग रहा है, जिसकी वजह से मुज़ाकरात में एक डेडलॉक सा क्रिएट हुआ है। आई होप ये डेडलॉक जल्दी ख़त्म हो और केयर टेकर सेटअप को आईनी हुदूद में ही रखा जाए। ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। पटाखा राइस का पटाखा हमें समझ में नहीं आया, लेकिन एक और ऐसा एजाज है पाकिस्तान के लिए जो हम आपको बताने वाले हैं आज। वाओ। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली बैरिस्टर ज़हरा वियानी लिंकन बार की कमेटी रुकन मुंतखब हो गई हैं और वो पहली पाकिस्तानी खातून हैं जो लिंकन बार कमेटी की मेंबर बनी है। लिंकन्स इन बार ये यकीनन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और हम खातून ज़हरा साहिबा से खुद पूछेंगे कैसा आपने फील किया, हाउ डिड यू अचीव दिस एंड व्हाट्स सो बिग अबाउट इट, क्या बड़ी बात है? क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तानी को लिंकन्स इन बार का इतना नहीं पता है। प्लीज हमें बताइए। सो लिंकन्स इन बार बेसिकली ये होता है कि हमारे 4 एंड्स ऑफ कोर्ट होते हैं यूके में। लिंकन्स इनर टेम्पल, मिडिल टेम्पल एज वेल एज ग्रेज इन। आप जब BBC जो बार एट लॉ करते हैं जो 1 साल का कोर्स होता है, अब उसका नाम और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सो आई वोंट बोर यू विद दैट, लेकिन उसमें ये होता है कि यू कैन व्हाइल डूइंग दैट 1 ईयर प्रोग्राम आपको एक एंड्स ऑफ कोर्ट से एफिलिएशन होनी पड़ती है। लिंकन्स इन इज़ वन ऑफ दोज। हम पाकिस्तानियों के लिए इसलिए वो इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज कायदे आज़म साहब वहाँ थे एंड देन यू नो वी गॉट इलामा इकबाल। तो एक वो होता है ना, एक यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट बिकॉज आप वहाँ पर उनकी तस्वीर भी लगी हुई है, तो बहुत फ़ख्र की बात होती है कि आप एक मेंबर बन गए वहाँ के इनिशली। और यही रीज़न है कि 50% से ज़्यादा जो पाकिस्तानी हैं और जो साउथ एशियंस हैं दैट दे कंसिस्ट ऑफ द लिंकन्स इन मेंबर्स। तो एक होता है कि यू नो आपका व्हेन यू गोइंग फॉर द डिनर्स ऑल्सो, वहाँ पर क्योंकि आपको 12 डिनर्स में जाना पड़ता है, यू फील लाइक आप यूर एट होम, यू नो आप लोगों से बहुत डिफरेंट मुल्कों से जो लोग आते हैं ममालिक से, उनसे आप बात करते हैं एंड स्पेशली व्हेन यू सी द पीपल दैट दे देयर फॉर अ रीज़न। Saying that जो it was amazing to be nominated, well nominated क्या, to nominate yourself and then you have to be elected। तो इस दफ़ा अनप्रेसिडेंटेड था कि 1100 लोगों ने वोट किया और उसके अलावा मुझे 400 से ज़ायद वोट मिले उसमें। ई वोटिंग के तहत होता है ये सब कुछ। तो इट्स नॉट फर्स्ट फीमेल। So it's first female Pakistani। So I'm not sure if there was any other female from anywhere else। It's really a proud moment। Yeah। No, thank you। लेकिन वहाँ की अदालतें देख के ज़हरा जब यहाँ आती हैं तो कहती नहीं मैं वापस भाग जाऊँ जल्दी से। तो मैंने वहाँ काम किया, इसी मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी भी की, उसके बाद 1 साल लिंकन का वो किया, फिर उसके अलावा न्यूयॉर्क बार भी किया वहीं बैठ के इन अ वे लाइक लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग से। एंड आई वर्क देयर फॉर 3.5 साल। क्योंकि मैं वहाँ काम कर चुकी। क्यों वापस आ गई? मेरी फैमिली बोला था आपको वापस आने के लिए। यार ये फैमिली बड़ी जालिम है यार। अच्छी खासी जिंदगी गुजार रही थी अमेरिका में, लंदन में, आपने उनको वापस बुला दिया यहाँ पे। यहाँ की अदालतें देखी हैं? अगर सारे वहाँ रह जाएंगे तो हमारे मुल्क में निजाम बेहतर कौन करेगा भाई ताला? ये भी तो बात है ना, हमारे मुल्क को हम बेहतर ना करें, हम वहाँ के जाके मुल्कों को बेहतर करते हैं। मुझे लगता है बेहतर करने के लिए दोबारा अंग्रेज आएंगे। वो हम अंग्रेज ही आ रहे हैं, वहीं से पढ़ के आ रहे हैं। उन्हीं के बनाए हुए कानून है, हमने तो अपग्रेड किया नहीं है। लेजिस्लेटर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं अपने अपने मसलों के साथ। ज़हरा यहाँ एक कानून में क्या चेंजेस लेके आएंगी या वहाँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप हमारे जो पॉइंट्स हैं, लाइक अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, इस तरह के मल्टीपल जो पॉइंट्स हैं वो कैसे रेस कर सकते हैं? जी, तो मैंने अपने कैंडिडेट स्टेटमेंट में यही लिखा था। अच्छा कि देखिए मेरा ये 4-5 पॉइंट का एजेंडा है और आप मेरे इसलिए वोट करें अगर आपको लगता है कि एक मैं मेरिट पे आई हैव गॉट ऑल द क्वालिफिकेशंस टू रिप्रेजेंट माय कंट्री। उसके अलावा ये भी कि जो मेरा एजेंडा है आप उसके साथ अग्री करते हैं। एंड मेरा यही बात थी कि नंबर 1 कि वहाँ पे जाके एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो। स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऐसा कि मेरे जो प्रीडिसेसर्स थे उन्होंने ट्राई किया था लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके अब तक एक जिना स्कॉलरशिप के लिए। एंड वी वांट कि एटलीस्ट 2 या 3 जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो BBC करने जाते हैं, दे शुड बी एबल टू गो एंड वो उनको एक मौका मिले वहाँ बार लॉ करने का। उसके अलावा ऑल्सो टू हैव ये प्यूपिलेजेस वहाँ काम टू गेट वर्क आफ्टर बिकमिंग अ बैरिस्टर, उसको आप प्यूपिलेज कहते हैं। तो आई वांट कि प्यूपिलेज भी सिक्योर कर सकें कोई साउथ एशियंस, उनके लिए कोई थोड़ा कोटा सिस्टम हो जाए बिकॉज वहाँ मिलना बहुत मुश्किल है। एंड देन ऑन बैरुल अक़वामी सतह पर अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज के बारे में, क्योंकि देखिए हमारी जान और माल कितना लॉस्ट हुआ है बिकॉज ऑफ दी सैलाब भी कितना आया, कितनी बर्बादी हुई है हमारे यहाँ। एब्सोल्युटली, वो सब कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हुआ है। सो व्हाई शुड वी सफ़र?
एंड इफ़ वी आर सफरिंग तो हम उसको एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म में बात तो करें, उसके बारे में आवाज़ तो उठाएं। आई एम नॉट थिंक कि हमारे बैड डेट सारे राइट ऑफ हो जाएंगे, बट मे बी दिल बी सम फ्लड रिलीफ। ज़ारा फिर टॉकिंग अबाउट दिस के सैलाब इतना आया, अच्छा इसमें सबसे ज़्यादा कहते हैं क्लाइमेट चेंज का रीज़न है वो है कि आपका कार्बन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, सही, सबसे ज़्यादा। और हम लोग हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, दूसरे कंट्रीज इंटरनेशनल मालिक हैं उनकी वजह से इतना ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से सफ़र हम लोग कर रहे हैं। तो इससे बात भी चल रही थी कि हम दूसरे मालिक पे जो है वो हम उनके खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते हैं, उनके खिलाफ केस भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जा सके, क्या ये चीज़ें हो सकती हैं? क्योंकि सफ़र तो हम लोग कर रहे हैं, आखिर बर्बादी हमारे आई है, फसलें हमारी यहाँ तबाह हुई हैं, इकोनॉमी हमारी बिल्कुल डाउन हुई है, किसी का तो कुछ नहीं गया। लेकिन वो ये कि अभी देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस इन इजिप्ट एज वेल, लेकिन जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कुछ होगा नहीं। वहाँ आई फील कि अगर हम सेमिनार्स करें, वहाँ से लोगों को यहाँ बुलाएं, यहाँ से वहाँ लेके जाएं, टॉक अबाउट दीज थिंग्स। लीगैलिटीज़ में कुछ हो सकता है इनके ऊपर? ऑफ कोर्स इट कैन बी, लेकिन पहले हम एक दफ़ा डायलॉग से शुरू करें, एंड देन ऑफ कोर्स गोइंग इनटू निटी-ग्रिटीज़, और फिर आप लीगल एक्शन क्या ले सकते हैं, बट एटलीस्ट अ डायलॉग शुड स्टार्ट। उसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ विच इज़ क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज़ आई रोट अ पेपर ऑन इट ऑल इज वेल, लॉ जर्नल में पब्लिश हुआ था। इट्स अबाउट एलिमनी। हमारे मज़हब में भी एज वेल एज इन आर लॉ, वेल इन इंटरनेशनल लॉ इट सेज कि आप एलिमनी का एक कॉन्सेप्ट होता है आफ्टर मैरिज एंड्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमारे पास कोई लॉ नहीं है उसके बारे में। वंस इट्स ओवर इट्स ओवर। तो आई रियली वांट कि वो वाली जो हम बातें हैं वहाँ से हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकें। अगेन अ डायलॉग, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं? द वर्ल्ड इज ऑयस्टर, इट कैन बी एनीथिंग। व्हाट द वर्ल्ड इज डूइंग, वो शर्म शेख में जो मीटिंग हुई थी ज़हरा, उसमें कहा गया था कि जो बिगेस्ट एमिटर्स होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं दुनिया में, उनको कॉम्पनसेशन देनी होगी। और फिर एक लॉस एंड डैमेज फंड भी क्रिएट कर दिया गया, जिसके बाद लोग बड़े खुश हुए, ओ कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई, सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी कि ये फंड क्रिएट कर दिया गया। आपकी नज़र में उसका कोई रिजल्ट निकलेगा? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है दैट वर्ड्स आर ऑल दे हैव टू टेक माय हार्ट अवे। ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू, बट द थिंग इज दैट अगेन इट्स द फर्स्ट स्टेप। आपको पहले कब ऐसा कॉन्फ्रेंस हुआ है? एंड हाउ मेनी ईयर्स अगो? हैव वी बीन अफेक्टेड बाय दैट बिफोर? हैव वी बेनिफिटेड? नहीं। तो आई थिंक दैट अगेन इट्स द फर्स्ट स्टेप। शायद उस फंड से कुछ ना हो, लेकिन एटलीस्ट एक फ़ंड की बात तो हुई है। वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पर हम वी ऑल हैव वेरी ग्रेट आइडियाज़, लेकिन हम कभी उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो आई फील एटलीस्ट दिस इज़ व्हेन आई से फर्स्ट स्टेप, दैट्स माई रीज़न फॉर सेइंग सो, कि कहीं तो कुछ तो बात हुई है। एंड आई होप कि बाद में बेनिफिट भी कर सके। इंशाल्लाह हम उम्मीद कर सकते हैं, और अच्छी की हमेशा उम्मीद करनी चाहिए कि उम्मीद की दुनिया कायम है। और आगे बढ़न तलहा एक और न्यूज़ है आपके पास? एक और बड़े प्यारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, अपने व्यूअर्स से मिलवाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो 7 समंदर पार होकर भी मुश्किलात में घिरे पाकिस्तानियों की मदद में मसरूफ़ हैं, और उनकी ज़बरदस्त खिदमात के एतराफ़ में उन्हें हांगकॉन्ग में एक आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा गया है। चीन के कौमी दिन हांगकॉन्ग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ने खुसूसी अवार्ड तकरीब में कमर ज़मान मिनहास को ये अवार्ड पेश किया है, और कमर ज़मान इस वक्त हमारे शो का हिस्सा हैं। थैंक यू सो वेरी मच कमर ज़मान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। टेल अस अबाउट योर जर्नी, कहाँ से आप शुरू हुए थे और कितना वक्त लगा आपको यहाँ तक पहुँचने में? और प्रोड्यूसर साहब ने मुझे अभी कंफर्म कर दिया है कि हम अभी कनेक्शन कर रहे हैं। हो गया कनेक्शन? लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी तला, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि आप जब कनेक्ट करते तो इंटरनेट इशूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर वहाँ पे टाइमिंग्स के मेरे ख्याल से इशूज़ होंगे। खैर, लेकिन आप देखें कि एक 7 समंदर पार रहते हुए भी लोग अपने मुल्क से कितना अटैच्ड होते हैं कि वहाँ भी जो पाकिस्तानी किसी मजबूरी के तहत, किसी हादसे के तहत फंस जाते हैं, वो उनकी वहाँ पर हेल्प करते हैं। और एक हमारे सामने बैठी है यहाँ पर पाकिस्तान का प्राउड ज़ारा, एजुकेशन सेक्टर में किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है, उसके लिए क्या लॉज बनाए जा सकते हैं? क्योंकि उसके ऊपर बात करते ऐसा लगता है कि दुखती रख पे हाथ रख दिया है। मैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ एजुकेशन सेक्टर से। जो हमारे लोकल एजुकेशन सेक्टर है उसके लिए तो हमें CPs फाइल, जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशंस होती हैं, हम यही फाइल करेंगे, बिकॉज वहाँ वी कांट रियली टॉक अबाउट इट देयर, बिकॉज उनको अगेन हम वहाँ से सीख के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम क्या ऐसा कोई चीज़ खोल सकते हैं कि आप वहाँ पे ऑन अराइवल स्टूडेंट वीज़ा आपके लिए जो है वो इजीली मिल जाए, कि हमारे यहाँ से स्टूडेंट जाएंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे तो ही उनका फ्यूचर सिक्योर होगा, आगे बढ़ेगा। एक तो वीज़ा मिलना सबसे बड़ी मुश्किल बात है। लोग अपना पता नहीं ज़िंदगी भर की जमा पूंजी बेच के अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंड वीज़े के इश्यूज आ जाते हैं। नहीं, एब्सोल्युटली द ओनली थिंग इज दैट इट्स मोर स्कॉलरशिप बेस्ड आई थिंक। सो जो वो इदारा और कुछ नहीं कर सकता, हम ओवरऑल वर्क कर सकते हैं टुवर्ड्स इट, यस, लेकिन दैट्स उस सतह पर हम सिर्फ
आवाज़ उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं, स्कॉलरशिप्स की बात कर सकते हैं, प्रिविलेजेस की बात कर सकते हैं. स्कॉलरशिप्स विल ऑटोमेटिकली गेट यू अ वीज़ा, बट अगेन स्कॉलरशिप्स कांट बी 15 पीपल, यू नो, 5 से 10 लोग ही हो सकते हैं या 5 लोग हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इंस कैपेसिटी. लेकिन हम स्टूडेंट वीज़ा में कुछ ईज़ भी तो ला सकते हैं ताकि मैं भी एक सवाल पूछूं, वरदा इजाज़त दें. जी 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 आप बैठे हुए. ज़रा सवाल ये है कि आप माशाल्लाह से दुनिया का जुडिशल सिस्टम देख कर आई हैं, एंड द जुडिशल सिस्टम वी लिव विद जो पाकिस्तान के अंदर है, वो अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे. हम देखते हैं कि 11-11 साल जेल में रह के मुल्क के सदर भी आप बन सकते हैं, 15 साल जेल काट के आप कोल्ड ब्लडेड मर्डर से आप अपने हाथ निकाल सकते हैं. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास. तो इस जुडिशल सिस्टम में आप क्यों क्या समझते हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स क्यों नहीं आ रहे, हमारा सिस्टम बेहतर क्यों नहीं हो रहा? जो अंग्रेज़ कानून बनाकर गए थे वो क्यों नहीं हमारे लेजिस्लेटर्स मुकर्रना उसको अपडेट कर पाते हैं? 1850 के कानून आज भी पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड है, एंड इट्स रिडिकुलस. देखिए, there are times when judgments come out, जब हम खुद, you know, being part of the lawyer community, हम कहते हैं कि ये what is this, you know, and but the problem is that अगर हम again if we don't file something against it, if we don't file appeals, if we don't file, अगर हम खुद से for example public interest litigation नहीं करते, we will never get anywhere. Now हमारे कानून को चेंज करना इतना मुश्किल है. As I said, मैंने एक स्मॉल बात की थी ये एलिमनी लॉ की. I said we'll bring it in just to, हम सारा रिसर्च हुआ हुआ है, सारा काम हुआ है, पेपर पब्लिश हो गया, लेकिन उसको बस इम्प्लीमेंट करना, उसको एक लॉ में वो करने के लिए आई बीन वेटिंग सिंस 2021. क्यों इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि बहुत सारी यू नो लेवल स्टेप्स होते हैं जिनको आपको क्रॉस करना पड़ता है. Oh my God. एंड यू नीड टू नो द राइट पीपल टू बी एबल टू डू दैट. अनफॉर्चुनेटली यू नो कितना भी आप पुश कर सकें, थोड़ा सा लगता है. चलें वो पूछेंगे आपसे. कमरुल ज़मान साहब हमारे साथ आ गए हैं इस वक्त. बहुत बहुत शुक्रिया कमरुल ज़मान साहब. इट्स ग्रेट, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन आवर शो. मुझे बताइए अपने करियर के बारे में, एंड हाउ वाज दिस जर्नी जो आपने अवार्ड जीता है, सिविल अवार्ड. टेल अस अबाउट इट सर. ये अवार्ड मेरे लिए है और मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बड़ा ऑनर है एज ए पाकिस्तानी ये अवार्ड लेना, गवर्नमेंट ऑफ हांगकांग से, गवर्नमेंट ऑफ चाइना से. और बाकी ये अवार्ड जीतने के लिए बड़ी तगोदो होती है. मुझे मोर देन 30 इयर्स इन हांगकांग, ये सारी एफर्ट्स हुई वहाँ पे, जो मेरा किरदार वहाँ पे रहा एज ए सोशल वर्कर, उसके ऑनर में शायद गवर्नमेंट ने समझा कि मुझे ये अवार्ड देना चाहिए. तो ये है स्टोरी मेरे अवार्ड की. तो आप कमर ज़मान साहब अब इतने बरसों से माशाल्लाह हांगकांग में मुकीम है, वहाँ पे किस तरह से पाकिस्तानी कम्युनिटी की आप हेल्प करते हैं? कैसे आप लोगों तक पहुँच पाते हैं? कि बहुत से हमने देखा है कई लोग हादसात का शिकार हो जाते हैं, किसी का पासपोर्ट छिन जाता है, कोई रॉबरी का शिकार हो जाता है, तो कैसे आप हेल्प आउट करते हैं, कैसे उन लोगों तक पहुँचते हैं और क्यों? देखें जी, वैसे तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन ये जो सोशल काम है ये मैं शुरू से ही इन्वॉल्व हूँ इसमें. जिस लेवल का काम होता है, अगर तो पासपोर्ट रिलेटेड कोई काम है तो हम काउंसलेट से मदद लेते हैं, और हमारा पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ हांगकांग है जो पाकिस्तानियों की एक बॉडी है, रिप्रेजेंट करती है पाकिस्तानियों को, वो मदद करते हैं. और अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ हांगकांग लेवल की बात होती है तो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो हमारी कम्युनिटी और गवर्नमेंट ऑफ हांगकांग के रिप्रेजेंटेटिव है, और बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन होती है उनकी आपस में, वो मदद करते हैं. हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो साउथ फॉर ईस्ट एशिया में है वो हांगकांग में लीगल कम्युनिटी है, और माशाल्लाह बड़ा किरदार है उनका हांगकांग की पूरी वहाँ पे इकॉनमी में, और लोकल जो गवर्नमेंट में बेशुमार ऐसी फोरम्स हैं जहाँ पे हमारे लोग अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं. और 200 साल की हिस्ट्री है हमारी. जब इंडिया पाकिस्तान एक थे तो उस वक्त हमारे लोग 1840 से लेकर अभी तक वहाँ पे किरदार अदा कर रहे हैं. तो जो पाकिस्तानियों के मसाइल होते हैं जी, हम अपने लेवल पे, फिर कौंसलेट पे, फिर गवर्नमेंट कमेटीज़ जो हैं उस लेवल पे हल करते हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह सो फार बड़ा अच्छी तरह कम्युनिटी वहाँ पे सर्व कर रही है, और कोई ऐसा जो भी इशू होता है उसको हम हल करते हैं. टेल अस अबाउट योर जर्नी कमर ज़मान साहब. क्या सोच के और किस तरह से आपने ये शुरुआत की पाकिस्तानी भाइयों की हेल्प करने की? सबसे पहले जब मैं हांगकांग गया 1990 में, तो मैंने 2 साल बाद पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ हांगकांग वहाँ पे एज ए मेंबर मैंने ज्वाइन किया. चूँकि वो हमारी जो कौंसल होती थी वो पाकिस्तानियों के जो मसाइल होते हैं उसमें के हल के लिए
तगो दो करती थी। तो वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। मैंने 15 साल पाकिस्तान एसोसिएशन में सर्व किया, 7 साल में वहाँ पे प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद में एक इस्लामिक ट्रस्ट है जो कि सारे वहाँ के इस्लामिक अफेयर्स को हैंडल करता है, जिसमें वहाँ की सारी मसाजिद हैं, हलाल सर्टिफिकेशंस है, जो जेल में लोग बंद होते हैं उनका देखभाल ख्याल रखना, वहाँ पे विजिट करना, और इस तरह के जितने भी इस्लामिक अफेयर्स हैं। वो एक अच्छी बात यह है कि वो ट्रस्ट के अंडर हैं सारी मसाजिद, और वो गवर्नमेंट ऑफ हांगकांग से भी उन्हीं की कोऑर्डिनेशन होती है। तो जी जी, थैंक यू सो मच कमर ज़बान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इशक, नो डाउट इतना बेहतरीन और इतना अच्छा काम कर रहे हैं तलहा। अल्लाह ताला ऐसे पाकिस्तानियों को सलामत रखें जो पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं, चाहे वो ज़हरा बयानी हो, चाहे वो कमरुज़्ज़मान मिन्हास हो। थैंक यू सो वेरी मच ज़हरा फॉर कमिंग ऑन आवर शो, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। एक ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और इस वक्त हुआ है मौसम की सूरत हाल का। तो मौसम की सूरत हाल कुछ यूँ है कि आज भी मुल्क भर में कहीं बारिश का कोई इम्कान नहीं है। पंजाब के मैदानी इलाके सर्द और खुश्क रहेंगे। अलबत्ता पंजाब के मशरक़ी ज़िला और बालाई सिंध में धुंध में इजाफा हो गया है और सुबह के औक़ात में हद निगाह इंतहाई कम होने से ट्रैफिक की रवानी के मसाइल शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में हमेशा सजेस्ट करते हैं आपको कि हैज़र्ड लाइट्स ऑन करके गाड़ियाँ चलाएँ। और शुमाली और मगरबी बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में वाज़े इजाफा हो गया है और बलूचिस्तान से चलने वाली हवाएँ आइंदा 1-2 रोज़ में कराची पर भी असरअंदाज होने वाली हैं। काश कराची में भी सर्दी आए थोड़ी सी, हम तो काफ़ी अच्छे से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप वैसे वेदर वॉल पे देखें यहाँ पे तो आपको पूरा मतला साफ नज़र आ रहा है, कहीं भी बादल वगैरह कोई नहीं। अलबत्ता लाहौर में आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको हल्की फुल्की स्मॉग नज़र आ रही है। टाइमलाइन आगे चलेगी तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे दर्जा है जो लिखा हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा है, लेकिन हम आपको बताते चलें कि ज़ेर सिंध के मुख्तलिफ इलाके, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, सजावल में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ जाएगी। और आज किस शहर में कितना दर्जा हरारत रहने वाला है, कम से कम क्या इम्कान है, आपको बताते हैं। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 18 होगा, नॉर्मल है। लाहौर में है 8, सर्दी ज़्यादा है। और इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 9 है। कोयटा में 3 है। पेशावर में 9 डिग्री रहने का इम्कान है। यानी कि मुल्क भर में सर्दी की लहर दौड़ चुकी है। वी होप कराची में भी जल्दी सर्दी आए ताकि हम भी सर्दियाँ एंजॉय करें। ये तो थी वेदर अपडेट। चलते हैं तलहा की तरफ। बात होगी क्रिकेट की। पाकिस्तान और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया है। बदस्तूर बाबर आजम ही कप्तान रहेंगे और साथ साथ सिलेक्शन कमेटी बिलखुसूस चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने फवाद आलम, यासिर शाह और हसन अली को ड्रॉप कर दिया। आपको क्या लग रहा है कि कुछ चेंजेस आएंगी, हमारी क्रिकेट बेहतर होगी? सरफराज के आने से मुझे लगता है टीम में एक बेहतर पॉजिटिव वाइब आएगी, लेकिन अगेन बाबर आजम इज स्टिल द कैप्टन। आई डोंट नो बाबर आजम टेस्ट का कैप्टन होना चाहिए है कि नहीं। सुहेब अलवी हमारे साथ मौजूद हैं, ज्वाइन हमें कर चुके हैं। अलवी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। सुहेब अलवी, ये बताइएगा कि कैसे देखते हैं आप ये 18 रुकनी स्क्वाड में सरफराज को शामिल कर तो लिया है, लेकिन आपको लग रहा है कि इनको खिलाया जाएगा या खाली बिठा के वापस लेके आ जाएंगे? जबकि इनकी परफॉर्मेंस अगर देखें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में तो कितनी बेहतरीन रही है। इन्होंने लगातार 350 किए हैं और सेंचुरी भी बनाई है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि सरफराज को खिलाएंगे। एज अ सीनियर विकेट कीपर उनको रखा है, बिकॉज आपके पास जो दूसरे विकेट कीपर्स हैं वो वाइट बॉल क्रिकेट वाले बल्लेबाज हैं। तो अगर क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में अभी एक गुंजाइश आ गई है, बल्कि सारी क्रिकेट में एज अ बैट्समैन तो खिलाया जा सकता है जी, एज अ बैट्समैन तो खिलाया जा सकता है। Yes, but unlikely. The reason is कि when they have specialist batsmen, साउथ शकील को लिया है। इवन शान मसूद जब वो वाइट बॉल क्रिकेट में नंबर 4 पे खेल सकता है तो वो टेस्ट मैच में नंबर 5 पे क्यों नहीं खेल सकता? तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि उनको बैकअप लिया है इन केस विकेट कीपर को इंजरी हो जाती है तो फिर आप सब्स्टिट्यूट ला सकते हैं विकेट कीपर, और तजुर्बा भी चाहिए इनको। तो आई डोंट सी सरफराज अहमद प्लेइंग एज अ विकेट कीपर बैट्समैन अनलेस रिजवान इज इंजर्ड। अच्छा, इंग्लैंड के साथ हम बहुत नहीं खेल रहे अलवी साहब। अभी उनके साथ एक सीरीज हुई थी, अभी वो वर्ल्ड कप भी उनसे फाइनल हारा है, फिर दोबारा सीरीज आ रही है। अच्छा लग रहा है इंग्लैंड बेस्ट फ्रेंड बन गया हमारा। भाई देखें, एक तो पहली बात ये है कि इंग्लैंड ने लास्ट ईयर आना था, वो इस दफा आए जो 60 T20 खेले टेस्ट मैचेस, ये पहले भी शेड्यूल थे। उस वक्त हमें नहीं पता था कि हम वर्ल्ड कप में फाइनल में इनसे खेलेंगे। तो दिस वाज अग्रीड अबाउट अ ईयर बैक, 7-8 महीने, इफ नथिंग एल्स। So, but it's good that England is coming because England की एक वैल्यू होती है इंटरनेशनली
वो ज्यादा फॉलो की जाती है, तो पाकिस्तान का क्रिकेट जो मुल्क में वापस आया है उसको जरा सी पब्लिसिटी भी अच्छी मिलती है। फवाद आलम भी नहीं खेल रहे, उन अनफिट है इस वजह से? नहीं, अनफिट नहीं है मेरे ख्याल में। देखिए हुआ ये है कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में और उसके बाद जो श्रीलंका के 2 टेस्ट में उनकी एक वीकनेस हैज बीन फाउंड आउट। अगर फास्ट बॉलर राउंड द विकेट आके बॉल अंदर लेकर आता है, वो कोई 5-6 दफा इस पर आउट हुए और वो बड़े लो स्कोर्स पे आउट हुए एंड ही इज अबाउट 38। सो मुझे ये लगता है, मैंने उसके लिए बहुत फाइट किया था जब सिलेक्शन होना था, लेकिन आई सपोज के शान मसूद एंड साउथ शकील नाउ अवेलेबल, प्रोबेबली ये जो वीकनेस है जो बार बार एक्सपोज हो रही थी, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने भी एक्सपोज किया, श्रीलंका के बॉलर्स ने भी एक्सपोज किया, ये जरा सी प्रॉब्लम दे रही थी फवाद को। एंड आई फेल्ट कि वो जो इनका जब कमबैक हुआ था तो किसी के पास उनका डेटा नहीं था, तो वो 1 साल तो खींच गए एंड इज अ वेरी गुड बैट्समैन। ये बताएं सर, T20 का भी बाबर कैप्टन है, टेस्ट का भी बाबर कैप्टन है, इस कैप्टनसी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों इस पे कुछ शुकूक व शुबहात हो रहे हैं। देखिए, आई एग्री, बाबर आजम इज नॉट रियली द बेस्ट कैप्टन अवेलेबल एट द मोमेंट। आपके पास अगर शान मसूद है, इवन रिजवान, आई फील टैक्टिकली दे आर बेटर। जब उन्होंने अपनी टीम्स को कप्तानी की है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और वाइट बॉल क्रिकेट में, तो दे हैव कम आउट बेटर देन बाबर आजम एज कैप्टन। बट क्योंकि आपने एक कप्तानी बना दी है, उसको बनाना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर बना दिया है और ऑस्ट्रेलिया में भी उसने 1 टेस्ट बचा लिया, दो टेस्ट बल्कि एक तरह से पाकिस्तान ने बचा लिए। सो आई फील के आई थिंक 2-3 सीरीज उसको और देना पड़ेंगी। वाइट बॉल क्रिकेट से आई फील ही शुड बी विथड्रॉन। शादाब इज अ बेटर प्रोस्पेक्ट, लेकिन एज फार एज टेस्ट क्रिकेट इज कंसर्न्ड, आई थिंक विद अजहर अली अबाउट टू रिटायर, वो ज्यादा सक्सेसफुल कप्तान भी नहीं थे। बाबर के अलावा आपके पास कोई इस वक्त चॉइस नहीं है। सर, नेपोटिज्म नजर आया आपको? पर्ची वर्ची कोई नजर आई सिलेक्शन में? नहीं, not that much. I think to be fair, it's a balanced selection. क्योंकि देखिए हसन अली को नहीं रखा, अगर पर्ची या नेपोटिज्म होता तो हसन अली वापस आ गया होता। फिर आपने सिंध से आपने अबरार को लिया है। आमीन, अल्लाह तेरा शुक्र, या रब तेरा शुक्र। हाँ, तो आपने फिर सिंध से अबरार को लिया है आउट ऑफ द ब्लू। फिर आपके साउथ शकील और सरफराज भी हैं टीम में, वो कितना खेलते हैं, शान मसूद भी हैं। So I suppose आपको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नजर आ रहा है। आप वसीम जूनियर को क्यों सेलेक्ट किया अलवी साहब? सॉरी, किसको? वसीम जूनियर। हाँ, I was coming to that. I don't think उसकी चांस बनता था। मीर हमजा डिजर्व बेटर। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि पर्ची नहीं है, नेपोटिज्म नहीं है? सर देखिए, इक्का दुक्का तो सारी दुनिया में चलता है। यही तो मसला है क्रिकेट का, इक्का दुक्का के चक्कर में हम टीम का काम उतार देते हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मीर हमजा डिजर्व टू बी देयर। इन्होंने जैसे मोहम्मद अली को आउट ऑफ द ब्लू लिया है, ठीक है, ही वाज द बेस्ट पेसर इन द लास्ट 2 सीजंस, मोस्ट विकेट्स, लेकिन मीर हमजा स्विंग्स द बॉल अ लॉट एंड आई थिंक ही डिजर्व टू बी देयर, स्पेशली जब आपके शाहीन शाह अफरीदी नहीं है तो यू नीडेड अ लेफ्ट आर्म पेसमैन। तो मीर हमजा की जगह तो बनती थी अहेड ऑफ वसीम जूनियर। साथ में नोमान अली की जगह बेहतर बनते था वसीम गौहर, बिकॉज देखें उसकी कोई 4 टाइम्स ज्यादा विकेट्स है इस काउंटी उसमें। और नोमान जो है उन्होंने श्रीलंका की पिचेस के ऊपर नहीं परफॉर्म करके दिया, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नहीं परफॉर्म करके दिया। तो आई थिंक यहाँ पे भी आई थिंक जरा सी भूल भी है सेलेक्टर से। ग्रेटफुल अलवी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपकी यकीनन एनालिसिस, आपके तज्जिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और तमाम क्रिकेट शायकीन आपको फॉलो करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच अलवी साहब फॉर जॉइनिंग अस। जी, आगे बढ़ें तला, जहाँ पे हम क्रिकेट की बात करते हैं वहाँ पे कतर में फीफा वर्ल्ड कप भी जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है। कतर में जहाँ फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस की धूम है, वहीं दुनिया भर के ममालिक की तरफ से सकाफ़तों के रंग भी फैलाए जा रहे हैं। और इस साल पाकिस्तानी ख़वातीन का किरदार और सकाफ़त को नुमाया करने के लिए पाकिस्तानी यूथ एम्बेसडर मदीहा नाज जाखरो वहाँ कतर पहुँच गई हैं। यकीनन ठट्टा से ताल्लुक़ रखती है मदीहा नाज, और मैं बड़ा खुश हुआ है खबर सुन के, क्योंकि पहले मैं समझ रहा था कि हमारी सिर्फ फुटबॉल गए हैं, हमारे सिर्फ सिपाही गए हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन अब मुझे मालूम पड़ा कि हमारे यूथ एम्बेसडर हमारी बहन, हमारी बच्ची गई है, इनका ताल्लुक़ ठट्टा से है, पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट कर रही है। मदीहा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मदीहा, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। बताइए वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, व्हाट आर यू रिप्रेजेंटिंग, क्या पैगाम लेकर गई हैं और क्या वहाँ पे रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। So basically I'm from Thatta, you already discussed कि मैं ठट्ठा से ताल्लुक़ रखती हूँ और
मैं जो वुमेन्स राइट के लिए काम करती हूँ, तो इट वाज रियली ग्रेट फीलिंग कि आप कल्चर्स को एक्सचेंज करें और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। अराउंड द वर्ल्ड वी ऑल आर कमिंग 11 पीपल अराउंड द वर्ल्ड, और हम लोगों ने अपनी अपनी कंट्रीज को जो है रिप्रेजेंट किया है 38 कंट्रीज, इन फ्रंट ऑफ 38 कंट्रीज के, जो स्पेशली हमारी ब्रिटिश कंट्रीज हैं जैसे कि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, यूएसए। उन कंट्रीज के सामने हमने अपनी कंट्रीज और अपने वर्क्स को रिप्रेजेंट किया कि हम जो है कैसे देखते हैं वुमेन्स को, कैसे देखते हैं स्पोर्ट्स को, और कैसे देखते हैं इन चीज़ों को। बेसिकली आई थिंक इनकी थोड़ी सी आवाज़ अगर सही करते हैं कि हमें थोड़ा लाउड बोलिएगा आप मदीहा, आपकी आवाज़ हमें क्लियर नहीं आ रही है। तो बढ़ा लें। ओके, नाउ अभी आ रही है जी। ओके, सो मदीहा, आपने अपना कल्चर कैसे प्रेजेंट किया वहां पे? टेल मी अबाउट दैट। आपने किस तरीके से उनको बताया कि पाकिस्तान का कल्चर क्या है? हमें नहीं बताएं। Oh, basically, I want to perform in all cultures, but मेरे पास इतना टाइम नहीं था और मैं एक अकेली बंदी थी, तो हम लोगों ने क्या किया कि हम आल्सो माहिरा एंड ज़हीर वो भी आए हैं यहाँ पे। ज़हीर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है मेल जो करेक्टर है हमारे पास पाकिस्तान में, उसको मी एंड माहिरा रिप्रेजेंटिंग द वुमेन्स एंड ऑल ओवर द पाकिस्तान। सो हम लोगों ने ये कल्चर को इस तरह से किया कि हम लोगों ने सोचा हम एक सॉन्ग सेलेक्ट करते हैं और उस पर हम परफॉर्म करते हैं, हम अपने कल्चर्स को दिखाते हैं कि भाई हम लोग जो है ना। और हम लोगों ने क्या किया, मोस्ट जो मेरा फेवरेट पार्ट था वो ये था कि हम लोगों ने ऐसा किया, सबको कल्चर्स की जो अजरकें हैं ना वो गिफ्ट्स की, कि हम लोगों ने ये किया कि यार वी एक्सचेंज अवर कल्चर्स, हम कल्चर बैरियर से, हम रिलीजियस बैरियर से निकल के कुछ सोचें और वी ऑल आर इक्वल। ओके, सो हम लोगों ने इसमें क्या किया कि हम लोगों ने एक एक अजरक सबको दी, डिफरेंट रिलीजियस को, डिफरेंट कल्चर्स वालों को, और दे वियर एंड दे डांस विद अस। और बस इसके अलावा आपने कुछ और, आपको क्या वहाँ से रिस्पांस कैसा मिला? ओह, इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा। और बस जो टीम है वो भी मेरी बहुत बढ़िया थी, क्योंकि हम लोग सारे फ्रेंड्स थे अराउंड द वर्ल्ड, हम सारे फ्रेंड्स थे, तो हम लोगों ने साथ में मतलब बहुत हल्ला गुल्ला भी किया। और जब बात आती थी अपनी रिप्रेजेंटेशन की तो स्पेशली हम लोग सीरियस हो जाते थे कि नो, अभी कुछ बात, अभी अपनी कंट्री की बात हो, तब अपनी कंट्री की बात करो जस्ट, तो सारे उधर उधर जाते थे। तो बेसिकली मेरा जो था कि मेरा ये था कि मैं पाकिस्तान की वुमेन्स को अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट कर सकूं कि पाकिस्तान की वुमेन कितना स्ट्रगल कर रही है बेसिकली। ब्रावो मदीहा, आप खुद भी खवातीन की टीम की तरफ से खेल चुकी हैं फुटबॉल, राइट? वहाँ दूसरे मुल्कों के भी काफ़ी लोग आए हुए थे और आपकी उनमें किन किन से मुलाकात हुई और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ पे? की मुलाकात बहुत बड़े बड़े लेजेंड से हुई है, but it's a security issues, we can't show the pictures and we can't share the stories like this, okay? बट हम लोगों की मुलाकात जिनसे हुई है, सो वन ऑफ द लेजेंड्स जिनसे लोग मिलना चाहते हैं, लाइक डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, नादिया नदीम से हम मिले थे, शी इज़ फ्रॉम द अफगानिस्तान, जिसने माइग्रेट करके यूएसए में जाके अकेडमी खोली। बेसिकली मेरी भी था, मैं फर्स्ट वुमेन अकेडमी है। अब मैं उसको चलाती कुछ इस तरह से हूँ कि वी डोंट हैव रिसोर्सेज, बट हम लोगों ने एक करिकुलम बनाया कि भाई अगर आपको कुछ मिले ना मिले, आपको काम करना है। तो हम लोगों के पास 50 लड़कियाँ हैं, कोचेज़ हैं, और देन अगर भी हम कहीं भी मैच पे जा रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। इवन हमारे जो ग्राउंड संभालने वाला बंदा है ना, वो भी इनपुट देता है, उसमें वो भी डोनेट करता है। तो इस तरह से हम लड़कियों को लेके जाते हैं, और हम लड़कियों से नहीं, इट्स फ्री फॉर एवरीवन। हम लोगों ने अपने ग्राउंड पे ये स्लोगन रखा है कि इट्स फ्री फॉर एवरीवन, जो भी आए, जो वुमेन आए यहाँ पे। मदीहा नाज ठाकुर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। हमारी यूथ एम्बेसडर हैं फ्रॉम टाटा, हमें प्राउड कर रही हैं, वी आर ग्रेटफुल टू यू। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। टिप शेयर करना चाहेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और मैं तलहा से जिक्र कर रही थी हम लोग ब्रेक में कि जैसे ही सर्दियाँ
हमारे यहाँ तो खैर शुरू नहीं हुई है, लेकिन हल्का सा जो मौसम तब्दील होना शुरू होता है तो नज़ला, खांसी, बुखार, हल्की हल्की सी गले में खराश सुबह सुबह अक्सर होती है। तो मैं तलहा को बता रही थी कि मेरी अपनी एक रूटीन है जो मैं सर्दियों में हमेशा एक डेली लेती हूँ। जब ब्रेकफास्ट में आप टी लेते हैं तो मसाला चाय का इस्तेमाल करें। मसाला चाय कैसे बनती है, बहुत सिंपल है। अगर आप 2 कप बना रहे हैं तो आप 1/2 रेशो रखेंगे। 1 कप दूध लिया आपने, 1 कप पानी लिया, उसमें जितनी आपकी ज़रूरत के मुताबिक पत्ती है चाय की आप वो डालें। मैं 2.5 चम्मच डालती हूँ। 2.5 चम्मच पत्ती लीजिए आप। आपका 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक, 3 अदद लौंग, 1 बड़ी इलायची, 3 अदद छोटी इलायची और एक इतना बड़ा टुकड़ा, मैं कहूँगी लाइक अराउंड 1/2 इंच से थोड़ा बड़ा, आधा आप दालचीनी का टुकड़ा डाल दें। उसको इतना जोश दे के पकाएं कि पक के अगर आपने 2 कप रखे हैं तो वो आधी थोड़ी चाय कम हो जाए। वो प्रोड्यूसर साहब पूछ रहे हैं अगर 1.5 इंच की जगह 3 इंच अदरक डाल दे तो कोई मुश्किल तो नहीं है ना? हाँ, 3 इंच डाल दें। प्रोड्यूसर साहब 3 इंच अदरक डाल सकते हैं। आप डाल सकते हैं। आप अदरक डाल दीजिए और आप ये चाय डेली सुबह नाश्ते में लेके देखिए, जो गले में खराश है, खिचखिच है, बिला वजह की खांसी है, वो तमाम चीज़ों से आप बचे रहेंगे पूरी सर्दी। खैर आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट, मेरे बहुत फेवरेट हैं और हम उनको जानते भी हैं, माहिर इल्म नजूम भी हैं, वो माहिर वास्तुशास्त्र भी हैं। वास्तुशास्त्र का क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे आगे। तो वेलकम कहते हैं अपने शो में अजीम जाफरी साहब को। अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई, वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना टाइम दिया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? सलाम, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं अजीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। आप सुनाएं। जाफरी साहब, ये वास्तुशास्त्र क्या होता है? वास्तुशास्त्र एक होता है, क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस की एक साइंस है, UVRs, जो आपके नॉर्थ ईस्ट साउथ डायरेक्शन से आ रही होती हैं, जो इनविजिबल होती है, हमें नजर नहीं आती। तो वो नेगेटिव भी होती हैं, वो पॉजिटिव होती हैं। पॉजिटिव को खोलते हैं तो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, नेगेटिव को ब्लॉक करते हैं तो प्रॉब्लम्स और बीमारियां दूर होती हैं। ये एक अलग सब्जेक्ट है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तो है, बट ये बहुत इसकी जो है ना एक रिजल्ट जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, बहुत फर्क है। मिसाल के तौर पे मैं पहले ज़ाहिर है एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैं भी लोगों से पूछता था यार मेरे बारे में तो बताओ, कोई मेरा ये हो गया, ये हो गया। वो बस आप फिक्र ना करें, ये स्टार आ रहा है, ये स्टार आ रहा है। मैं कहता था यार स्टार आता है, चेंज होता है, हम पे क्यों नहीं असर करता? नेगेटिव कर जाता है, पॉजिटिव भी होता। फिर मैं इस फील्ड में गया, मैंने कहा इसकी डेप्थ में जाऊँ कि कौन सी साइंस है, क्या है। उसमें मुझे फिर पता चला कि आपके घर की एड्रेस है, ऑफिस की, शॉप की, चलो भाई अगर वो गलत है तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। इसी तरह प्लानिटरी पोजीशन जो अगर सेकंड हाउस ठीक है तो उसको अपने घर में कैसे एक्टिवेट करें। तो फिर जो रिजल्ट मिले तो अल्लाह का बहुत बहुत अल्लाह का करम है। सही, तो ये होता है वास्तुशास्त्र, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साउथ जोन की जो वाइब्स होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, वो किस तरह से आप तक पहुंच रही हैं। और आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। तो जाफरी साहब ये बताइए सबसे पहले अजीम भाई कि भाई आपको क्या लग रहा है, मुल्क के हालात किस तरफ करवट लेके बैठेंगे? आपको लग रहा है कि इंतखाबात की डेट आसानी से मिल जाएगी खान साहब को, या धरना लंबा जाएगा? ना धरना लंबा जाएगा, ना डेट आसानी से मिलेगी, ये दोनों बातें आज तय है। तो फिर होगा क्या? तो अब तो जैसे मैंने पहले भी आपके शो में ही कहा था कि नवंबर तक तो कोई इलेक्शन नजर नहीं आ रहे मुझे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और अब जाहिर है अब तो दिसंबर ही रह गया, नेक्स्ट मंथ तो ऐसा तो होगा नहीं कि कोई अनाउंस हो जाए जी बस अगले महीने हम करा रहे हैं, कुछ ऐसी कहानी नहीं है। मैंने शायद आपके शो में लास्ट टाइम कहा था कि अभी ये जो है ना अगले 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स ये बड़े डेंजरस नजर आ रहे हैं मुझे, मतलब अच्छी पोजीशन नजर नहीं आ रही जी, बहुत खराब नजर आ रही है मुझे। मैं कहना नहीं चाह रहा, बस दबे लफ्जों में, मतलब अल्लाह ताला खैर खैरियत से हमारे मुल्क को गुजार दे, क्योंकि हम पहले ही 2 बड़े सहानों से गुजरे हैं। APS का सानिया था हमारे लिए, और भी बड़े। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि बस अल्लाह ताला खैर साथ खैरियत की जो प्लानिटरी पोजीशन है ये अप्रैल मई तक ये बस साथ खैरियत के गुजर जाए। और साथ खैरियत के कब गुजरेगी? जब आप अपने घर से सदका दे के निकलेंगे सब। सही, आमीन, हम दुआ गो हैं। अच्छा अजीम भाई ये बता दीजिएगा कि प्लानिटरी पोजीशन बाकी सितारों की कैसी है? ये हफ्ता कैसा जाएगा? एरीज का, टॉरस का, पाइसेस का? ये जबरदस्त सवाल किया आपने। अच्छा भाई, एरीज से बिस्मिल्लाह करते हैं। एरीज वालों का जो है ना अभी सेकंड हाउस में आएगा, तो अभी गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, पैसे का खर्चा आएगा। पैसा आएगा, लाख रुपए खर्चा होगा, 1.5 लाख रुपए। अभी तो उनकी ये पोजीशन है। अभी उनका ट्रैवल भी अगर होते अगर होना, एरीज वालों का, उनका अगर ट्रैवल हो भी रहा है तो अभी ट्रैवल रुक सकता है। अभी भी अच्छी पोजीशन नहीं है इस वक्त एरीज वालों की। टॉरस वालों की हाँ थोड़ी सी बेहतर है, ट्रैवल आ सकता है। उनके रुके हुए काम जो थे वो अब
स्ट्रीमलाइन हो सकते हैं, वो अब आगे मतलब जो भी प्लान करना चाह रहे हैं वो एग्जीक्यूट होते नजर आ रहे हैं। जेमिनी वालों का 6th हाउस में गया हुआ, उनका अपना सितारा जो है थोड़े से वो बिजी होते नजर आ रहे हैं, मगर अपनी साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखें, स्पेशली स्टमक से रिलेटेड, कार कन्वेंस आपकी जो भी है वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। घर ले रहे हैं तो हो सकता है उसमें कोई हर्डल, कोई डिले, कोई पेंडिंग आ जाए। उसके बाद बारी है कैंसर वालों की। कैंसर वालों का जो है वो अच्छा चल रहा है, मगर अभी उनको मैं कहूँगा 24 और 25 को कोई काम ना करें, क्योंकि 24-25 में हमेशा कहता हूँ एक महीने में 2 दिन ऐसे आते हैं जिसमें कमर दर्द अकरब होता है और वो बड़ा डेंजरस होता है। उसमें आप कोई भी काम करेंगे वो टाइम फिश हो जाता है। तो कमर दर्द अकरब है तो कैंसर वालों को कहूंगा कि मैं उस वक्त कोई सबको ही कहूंगा, नॉट ओनली कैंसर, सबको ही कहूंगा कि उसमें कोई इंपॉर्टेंट काम ना करें। एज रूटीन में जो आपके लाइफ में आ रहा है, आप मॉर्निंग शो करने आ रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि आप मॉर्निंग शो नहीं करें उस दिन आके, आप करें, एक नया काम स्टार्ट नहीं करेंगे। जी आज मैं अपने शो में एक नया सेगमेंट ला रही हूँ, कहने का मकसद ये, अवेयरनेस दिलाने का मकसद ये कि कोई नया काम ना करें। और ये इस हफ्ते में, अच्छा जी, ये हो गया, ये 24-25 सही, यस, 24-25 ऑफ दिस मंथ नवंबर। ठीक। अच्छा, उसके बाद बारी है लियो वालों की। लियो वालों का ठीक चल रहा है, पहले से एक महीना उनका 16 अक्टूबर टू 16 नवंबर डिस्टर्ब थे, ठीक है, अब उनका आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट हो रही है। और उसके बाद बारी है विर्गो वालों की। विर्गो वालों का भी ठीक है, अब उनके कुछ काम बनते नजर आएंगे जो बिल्कुल रुके हुए थे, प्रमोशन थी, जॉब थी, शादी वगैरह जो भी था, अब उनके रुके हुए काम चलना शुरू होंगे। उसके बाद बारी है लिब्रा वालों की। लिब्रा वालों को फाइनेंशियली गेन्स हो सकती हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, कोई फाइनेंसर मिल सकता है, जॉब अगर चली गई थी तो दोबारा जॉब मिल सकती है। उसके बाद स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो में काफ़ी अरसे से कहता आ रहा हूँ कि उनका अच्छा नहीं चल रहा, उनको अभी बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, महीना 2 महीना एटलीस्ट, तो फिर जाके उनकी कहानी सही होगी। अभी उनको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि मंगल को गोश्त का सदका या लाल मसूर की दाल या लाल कपड़े का सदका दे एवरी ट्यूसडे। मंगल। अच्छा जी, उसके बाद बारी है सेक्रेटेरियस वालों की। जी, मंगल वाले दिन, एवरी ट्यूसडे। अच्छा जी, उसके बाद बारी है सेक्रेटेरियस वालों की। इनका 24 नवंबर से अच्छा होने जा रहा है, यानी कि काफी अरसे से उल्टा चल रहा था, कामों में रुकावट थी, अब इनकी आप देखिएगा आपको इनको बेटरमेंट नजर आएगी, फाइनेंशियली गेन्स भी आएंगी, बाहर का वीजा भी लग सकता है, शादी वगैरह के भी चांसेस काफी हद तक हैं। उसके बाद बारी है कैप्रिकॉर्न वालों की। कैप्रिकॉर्न वालों का जैसे कि मैंने बताया 23 अक्टूबर को ठीक हो गया था, ठीक से मुराद सीधा हो गया था, जो उल्टी चाल में था, रेट्रोग्रेड मोशन में था, अब स्ट्रेट हो गया, तो स्ट्रेट होगा तो आपका काम आगे मूव ऑन होंगे। उनकी भी अब मैं कहूँगा कि काफ़ी बेहतरी उनको फील होगी। उसके बाद बारी एक्वेरियस की। एक्वेरियस का भी अच्छा हो गया, 24 नवंबर से मजीद अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उनका फाइनेंशियली गेन्स का सितारा जो उल्टी चाल में था वो सीधा होने जा रहा है, और उनका प्रमोशन, उनकी जॉब, उनकी बिजनेस, जो भी आप लाइफ में जो भी आप सोच रहे हैं कि मेरा ये काम हो, वो सही होना शुरू हो जाएगा। लास्ट में बारी है पाइसेस वालों की। पाइसेस का भी अच्छा होने जा रहा है 24 से, मगर इनको एक चीज का ख्याल करना होगा कि जल्दबाजी में कोई स्टेप ना लें। इवन कि आप ड्राइव भी कर रहे हैं तो जल्दबाजी में, यानी कि मैं ये इधर से शॉर्टकट मार के निकल जाऊं। बाकी उनके बहुत अच्छा हो गया, पहले से बहुत बेहतर हो गया। जॉब अगर चली गई थी या प्रमोशन रुक गई थी तो अब वो होती नजर आ रही है। और कोई सवाल? क्रिप्टो की क्या सूरत हाल है? बहुत अच्छे से क्रिप्टो के बारे में आपने बताया नहीं, बिटकॉइन के बारे में नहीं बताया, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं 1-2। अच्छा, क्रिप्टो के बारे में जो है ना, मेरे हिसाब से काफी दिन से वर्किंग नहीं की इस पे, मगर मुझे लग रहा है कि 24 नवंबर से थोड़ी सी बेटरमेंट आना शुरू होगी। कौन सी डेट थी? लास्ट टाइम आपने डेट और टाइम बताया था, उसी डेट और टाइम पे जो है वो बिटकॉइन ऊपर गया था। हाँ जी बिल्कुल, अब नेक्स्ट में बताऊंगा। मैंने, सही बात है, आज मैंने तैयारी नहीं की थी क्रिप्टो की। अच्छा, मगर ये मैं बता दूं कि 24 और 25 को थोड़ा सा केयरफुली खेलें। जो कर रहे हैं ना ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग बड़ा केयरफुली खेलें, क्योंकि कमर जा कर उसमें एकदम सडन लॉसेस भी हो सकता है और एकदम अप भी जा सकता है, तो बड़े देखभाल करके खेलना होगा। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि 24 नवंबर से क्रिप्टो जो पीछे की तरफ था वो थोड़ा सा बेटरमेंट की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। तो यानी कि 24 से 25 नवंबर को थोड़ा सा ध्यान रख के खेलें। अच्छा, एक मेरे पास मैसेज आया सोशल मीडिया पे, सवाल खातून है, करना चाह रही हैं, चाह नहीं रही कि इनका नाम बताया जाए, सीक्रेट रखना चाह रही हैं, लेकिन ये कह रही हैं कि इनकी तारीख पैदाइश है 18 सितंबर और इनको कुछ मसाइल दरकार है। नाम डिस्क्लोज करने से उन्होंने मना किया है। अच्छा, नाम नहीं बताना चाह रही? नाम बताना नहीं चाह रही, कह रही मेरे ऑन एयर नाम ना लीजिएगा प्लीज़, 18 सितंबर मेरी तारीख़ पैदाइश है और कुछ मसाइल दरपेश है। उन्होंने अपने घर का नंबर भेजा है A186 और कह रही हैं कि कहीं कोई नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से मसाइल पैदा नहीं हो रहे घर में। तो आप ये कह दें, आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको कह दें, आप हमें अपने गेट की
फ्रंट डोर की, मेन गेट जो होता है उसकी लोकेशन बताएं कि जब आप अपने गेस्ट को बाहर लेने जा रहे हैं तो आपका फेसिंग किधर है, ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है, उससे मैं बता दिया करूंगा। उसमें आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ, कोई नाम लिखने की जरूरत नहीं है। सही, घर का जो मेन एंट्रेंस है उसकी लोकेशन मैं इनको मैसेज करूंगी, रिप्लाई करती हैं। अगर ये हमारा शो देख रही हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए ताकि मैं भी, अजीम जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको बता देते हैं। दिसंबर बहुत अनकरीब है, नया साल शुरू होने वाला है 2023। ये भी आपसे जानेंगे 2023 आने वाला साल हमारे मुल्क के लिए कैसा रहेगा और कौन कौन सितारे लकी साबित होंगे। तो अजीम भाई तैयारी करके आइएगा, ऑनर बता रही हूँ आपको, मैं अनकरीब ज़रूर लूँगी दिसंबर के मिड में। और आपको आपने देखा होगा हर साल लोग बैठे होते हैं मगर बैनी उसमें होता, क्योंकि वही रटे रटाए जुमले कि मैंने कहा था जी इस साल ये होगा और महंगाई बढ़ेगी और जहाज गिर जाएगा और जलजला आ जाएगा। ये जनरल वो चार रटे रटाए जुमले वो मैं करता ही नहीं, मगर आपकी अगर ख्वाहिश है तो मैं कर दूंगा आपके लिए। मैं इसीलिए आपसे ऑनर कह रही हूँ कि मैं खुद आपसे कह रही हूँ कि आप ये पूरा जायचा बना के रखिएगा, इंशाअल्लाह हम जरूर आपसे पूछेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अजीम जाफरी, फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्र के बहुत ही एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। आपको पता है पाकिस्तान में वास्तुशास्त्र इनके अलावा कोई और नहीं करता। माशाल्लाह। आगे बढ़े, कुछ न्यूज़ है आपके पास तलहा एंटरटेनमेंट से रिलेटेड? हम आगे बढ़ेंगे, एंटरटेनमेंट शामिल करेंगे। प्रोड्यूसर साहब आई गेस कुछ सिनेमा घरों की रौनकें लौट आई हैं, सुना है कि अच्छी फिल्म्स बनने शुरू हो गई और शायकीन दिलचस्पी ले रहे हैं मूवीज में। और जुम्मे वाले दिन 25 नवंबर से एक साथ 2 फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, हमेशा हम कहते हैं, पहले भी हमने कहा कि एक साथ मूवीज 2 रिलीज ना किया करें, अलग अलग करें, लेकिन खैर कर रहे हैं। ज़रार और टिश बटन की जबरदस्त जो है वो दोनों में कॉम्पिटिशन होगा। आप कौन सी देखने जाएंगे तला? बताऊंगा बाद में, प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Until next time, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।